नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। पिछले अध्याय में हम पर्यावरण प्रदूषण के कारणों के बारे में पढ़ रहे थे। ये वीडियो उन्हीं का अगला भाग है। इस अध्याय में हम बचे हुए पर्यावरण प्रदूषण के कारणों के बारे में जानेंगे कि किन कारणों से वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण एक भयंकर समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। चलिए हम देखते हैं अगले कारण कौन से हैं। वाहनों की बढ़ती हुई संख्या। जैसा कि हम जानते हैं, वर्तमान समय में वाहनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जैसे जैसे जीवन स्तर ऊंचा उठता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी क्रय करने की क्षमता भी बढ़ती जा रही है। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु आज हम इतने समर्थ हैं कि हम उन्हें खरीद सकते हैं, तो इससे लगातार वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। यातायात के आधुनिक साधनों से विश्व सिकुड़कर छोटा हो गया है तथा यात्रा सुविधाजनक हो गई है। वर्तमान समय में हम ये देखें तो यातायात के साधनों का बड़ी तेज़ी से विकास हुआ है। जहाँ पहले आसपास भी जाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, यातायात के साधन इतने सुलभ नहीं थे, तो वर्तमान समय में यातायात के विभिन्न प्रकार के साधन आ चुके हैं। चाहे वो दुपहिया वाहनों के रूप में हो, चाहे वो चार पहिया वाहनों के रूप में हो, चाहे वो सार्वजनिक सेवा के या जिसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, जैसे बस है। इस प्रकार के वाहनों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। किंतु वाहनों की बढ़ती संख्या पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण बन गई है। 20वीं शताब्दी में विश्व के सभी देशों में रेल, मोटर, वायुयान, जलपोत इत्यादि परिवहन के साधनों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। आज विश्व में जब हम बात करें तो हर देश में हर जगह परिवहन के साधनों में बहुत ही तेज़ी से वृद्धि हो रही है, जहां एक और पर्यावरण प्रदूषण इनसे बढ़ता जा रहा है और लगातार इनका दबाव पर्यावरण पर बढ़ रहा है। वाहनों में प्रयुक्त किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन से निकलने वाला धुआं पर्यावरण को अत्यधिक प्रदूषित कर रहा है। वर्तमान समय में हम ये जानते हैं कि जितने भी हम यातायात के साधन, परिवहन के साधन उपयोग में ला रहे हैं, चाहे वो दुपहिया वाहन हो, चाहे वो चार पहिया वाहन हो, चाहे वो तीन पहिया वाहन हो या किसी भी प्रकार के यातायात के साधन, वो सभी ही जीवाश्म ईंधन अर्थात पेट्रोल व डीजल से चलते हैं, जिसे हम समग्र रूप से पेट्रोलियम कहते हैं। ये जीवाश्म ईंधन जब भी जलता है तो इससे विभिन्न प्रकार की गैसें व अन्य प्रदूषक तत्व वातावरण में विमुक्त होते हैं और ये विमुक्त होने वाले तत्व पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। इससे निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी विषैली गैसों से वायु प्रदूषण बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कभी भी धुआं निकलता है वाहनों से तो उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। ख़ास तौर से कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है और ये सभी गैसें वायुमंडल में मुक्त हो जाती है, तो वायु प्रदूषण को बहुत ही तेज़ी से बढ़ावा देती हैं। वाहनों की तेज आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। दूसरी ओर जब कभी भी वाहन चलते हैं तो वाहनों के इंजन की आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। कई बार बड़े वाहनों की इंजन की आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण फैलता है, तो इन वाहनों में कई बार बड़े बड़े बहुत ही तीव्र ध्वनि वाले हॉर्न लगा लिए जाते हैं और जब भी वो हॉर्न बजाए जाते हैं तो वो असहनीय स्तर को पार कर जाते हैं और ध्वनि प्रदूषण को फैलाते हैं। वायुयानों द्वारा छोड़ी जाने वाली हानिकारक गैसों से वायुमंडल की ऊपरी परतों में प्रदूषण हो रहा है। अब क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं, वायुयान तो वायुमंडल में उड़ते हैं, खासतौर से वायुमंडल की जो समताप मंडल वाली परत है उस परत में वायुयान उड़ते हैं और वायुयानों के अंदर जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है वो भी धुएं के रूप में बाहर निकलता है। तो वायुयानों से जब धुएं के रूप में ईंधन बाहर निकलता है, विषैली गैसें इसके अंदर होती हैं, तो ये सीधे वायुमंडल में पहुंच जाती है और वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत समताप मंडल, क्योंकि समताप मंडल में ही ओजोन गैस का विस्तार पाया जाता है और समताप मंडल में ही ओजोन परत भी पाई जाती है, तो सीधे समताप मंडल में वायुयानों द्वारा विषैली गैसें छोड़ दी जाती है, जिससे कि आगे चलकर न केवल वायु प्रदूषण फैलता है अपितु कई प्रकार की विभिन्न बड़ी पर्यावरणीय समस्याएं जैसे ओजोन क्षरण जैसी समस्याएं भी सामने देखने को आ रही हैं। रेडियोधर्मी विकिरण, जैसा कि आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के नाभिकीय पदार्थों से रेडियोधर्मिता का खतरा होता है, क्योंकि उनसे लगातार विकिरण निकलते रहते हैं।
इसी संदर्भ में रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जाता है उसे नाभिकीय प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। नाभिकीय पदार्थों की क्रियाशीलता द्वारा हुए प्रदूषण को रेडियोधर्मी विकिरण कहते हैं या रेडियोधर्मी प्रदूषण कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में मानव ने परमाणु युग में प्रवेश किया था। तब से ही रेडियोधर्मी विकिरण का प्रभाव पर्यावरण पर पड़ने लगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंदर जब परमाणु का रेडियोधर्मी पदार्थों का आविष्कार हुआ तो ख़ास तौर से द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर इस प्रकार के रेडियोधर्मी तत्वों से परमाणु बम बनाया गया और उस परमाणु बम को द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर आप सभी को पता है जापान के अंदर हिरोशिमा व नागासाकी नगर पर प्रयोग किया गया, जिसके भयंकर परिणाम देखे गए और कई दशकों तक इसके भयंकर परिणाम देखे गए। आज भी वहाँ के क्षेत्रों में इसके दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो रेडियोधर्मी विकिरण के द्वारा फैलने वाला प्रदूषण न केवल तात्कालिक होता है अपितु ये दूरगामी होता है और आने वाली कई संततियों पर, कई पीढ़ियों पर इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि रेडियोधर्मी प्रदूषण केवल और केवल परमाणु बम के द्वारा फैलता है, अपितु रेडियोधर्मी पदार्थों के द्वारा यदि हम पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर काम करते हैं, जैसे कि हम जो नाभिकीय विद्युत ग्रह होते हैं जहाँ पे हम अणुग्रह के नाम, विद्युत ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पर हम नाभिकीय ईंधन का प्रयोग करते हैं, यदि वहाँ पर भी इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो वो बहुत ही दूरगामी दुष्परिणाम वाली होती हैं। जैसे कि रशिया के अंदर हुआ था, आपको याद हो, वहाँ पर एक नाभिकीय रिएक्टर के अंदर से नाभिकीय पदार्थों का इस प्रकार का दुर्घटना हो गई थी जिससे आसपास के क्षेत्रों में भयंकर प्रदूषण फैला। इसका हानिकारक प्रभाव जल, भूमि तथा वायुमंडल पर पड़ता है। परमाणु अस्त्र, परमाणु परीक्षण, परमाणु विद्युत ग्रह आदि रेडियोधर्मिता के स्रोत हैं। इनका प्रभाव बहुत व्यापक क्षेत्र तथा दीर्घ काल तक पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है वो केवल तात्कालिक नहीं होता, इसका प्रभाव केवल एक सीमित क्षेत्र पर नहीं होता अपितु इसका प्रभाव बहुत लंबे क्षेत्र पर और बहुत लंबे समय तक देखा जाता है। प्राणियों की आने वाली पीढ़ियों भी रेडियोधर्मी विकिरण के दुष्परिणाम से बच नहीं पाती। जैसा कि आप जानते हैं कि जब नागासाकी के अंदर देखा गया, हिरोशिमा में, तो आने वाली जो वहाँ की संततियाँ हैं उनमें भी इसके दुष्परिणाम देखे गए हैं। हिरोशिमा व नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों के दीर्घकालिक दुष्प्रभाव इसका उदाहरण है। 1945 के बाद से दुनिया में 2051 परमाणु परीक्षण किए जा चुके हैं। आप देखेंगे 1945 द्वितीय विश्व युद्ध में जब पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था, उसके बाद से परमाणु बम का युद्ध में तो प्रयोग नहीं किया गया पर उसके परीक्षण लगभग 2051 परीक्षण किए जा चुके हैं। तो इनके द्वारा भी प्रदूषण लगातार फैलता ही रहता है। वर्तमान समय में परमाणु हथियार संपन्न देशों की संख्या 2.5 तक पहुंच गई है, अतः पर्यावरण प्रदूषण को खतरा कई गुना बढ़ गया है। वर्तमान में कई सारे देश ऐसे हैं जिनके पास इस प्रकार के परमाणु हथियार हैं जिनकी संख्या आज 2 अंकों तक पहुंच चुकी है। प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोपों द्वारा भी हम देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। देखते हैं किस प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों से पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। मानवीय कारणों के साथ ही अकाल, बाढ़, तूफान, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, महामारी इत्यादि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, अकाल, जब कभी भी बहुत कम बारिश होती है और लगातार ये बारिश 2-3 साल तक चलती रहती है तो उस क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है, जहाँ पर वहाँ पर खाद्यान्न की और जल की आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाती है और इससे आसपास के क्षेत्रों में, उस क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। जब कभी भी बाढ़ आती है तो बाढ़ आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है, वहाँ पर भयंकर नुकसान पहुँचाती है और ये नुकसान आगे चलकर पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। तूफान भी ऐसा ही करता है, जनधन की हानि करता है, प्राकृतिक तत्वों का नुकसान, प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान करने के साथ साथ मानवीय तत्वों का भी नुकसान करता है। भूस्खलन, ये सभी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं हैं, इनके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण फैलाया जाता है। जो इनसे विनाश होता है उसके विनाश के कारण पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। ऋतु चक्र में आने वाली अनियमितता के कारण प्रतिवर्ष कहीं बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ जाता है।
इसके कारण वनस्पति तथा प्राणियों की अत्यधिक हानि होती है, अनेक बीमारियां फैलती हैं तथा उपजाऊ भूमि बंजर हो जाती है। कई बार क्या होता है, जब ऋतु चक्र में परिवर्तन होता है तो कई जगह बाढ़ आती है, कई जगह सूखा पड़ जाता है। अब जब सूखा पड़ता है तो वनस्पतियों प्राणियों के हानि होती है, क्योंकि जब वनस्पति नहीं होगी तो उसके ऊपर निर्वाह करने वाले प्राणियों के खाने का समस्या आ जाएगी और उनकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु होने के कारण आसपास के क्षेत्रों में उनकी सड़ी गली लाशों से बीमारियां फैलेंगी, महामारी फैलेगी और लगातार सूखा पड़ने से उपजाऊ भूमि धीरे धीरे बंजर भूमि के रूप में बदलने लगती है। तो इस प्रकार की कई पर्यावरणीय समस्याएं सामने आने लगती हैं और इसी को हम पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जानते हैं। वन विनाश के कारण इन प्राकृतिक आपदाओं के दुष्प्रभाव तथा आवृत्ति में वृद्धि होती है। वन विनाश, क्योंकि हम जानते हैं कि वन किसी भी क्षेत्र के वातावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, वहाँ के जलवायु निर्धारक होते हैं और अन्य कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं पर रोक लगाने के लिए वन सबसे अच्छा साधन होते हैं। पर विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति और लालच के कारण आज हम देखते हैं वनों को समूल नष्ट किया जा रहा है और जब वनों को समूल नष्ट किया जाता है तो उसके दुष्परिणाम विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं प्रकोपों के रूप में सामने आते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण इन प्राकृतिक प्रकोपों के प्रभाव अधिक हानिकारक हो गए हैं। अब हम देखते हैं जब भी प्राकृतिक प्रकोप होते हैं तो किसी क्षेत्र विशेष में जब जनसंख्या का अधिक प्रभाव जमावड़ा होता है तो वहाँ पर इस प्रकार की दुर्घटनाएं होने से वहाँ हानि भी अधिक होती है और जनसंख्या वृद्धि होने के कारण लगातार वृद्धि के कारण आवश्यकताएं बढ़ती हैं और आवश्यकताओं का सीधा सीधा दबाव प्रकृति प्रदत्त संसाधनों पर पड़ता है और जब प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उनकी सीमा से अधिक दोहन या शोषण किया जाता है तो पर्यावरण प्रदूषण व पर्यावरणीय समस्याएं उभर कर सामने आती हैं। रेड क्रॉस तथा रेड क्रेसेंट सोसाइटी द्वारा 1999 में जारी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि आने वाले दशकों में जलवायु परिवर्तन की वजह से सूखा, तूफान व बाढ़ की विपदाओं में वृद्धि होगी। जैविक विलोपन। जैविक विलोपन से क्या तात्पर्य है? जब जैविक तत्वों की प्रजाति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, उसका अंत हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को जैविक विलोपन कहा जाता है। प्राकृतिक संतुलन के लिए जैव विविधता आवश्यक है। प्रत्येक जीव का पारिस्थितिकी तंत्र में अपना महत्व है। हम जानते हैं किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण संतुलन के लिए वहाँ पर जैव विविधता का होना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर हर एक स्तर के जीव की अपनी एक महती भूमिका होती है, चाहे वो स्वयं पोषी उत्पादक हों या प्राथमिक उपभोक्ताओं के रूप में शाकाहारी जीव हों, छोटे मांसाहारी जीव हों, बड़े मांसाहारी जीव हों या अपघटक हों। इन सब की अपने स्तर पर एक महत्ता है, उनकी अपनी एक पहचान है। यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जैव विविधता में कमी आने लगती है तो वो पारिस्थितिकी तंत्र कमज़ोर हो जाता है, धीरे धीरे असंतुलन उत्पन्न होने लग जाता है और अंत में वो पारिस्थितिकी तंत्र समाप्ति की ओर बढ़ जाता है। और ऐसी कंडीशन जब भी आती है तो हम इसे प्राकृतिक विपदा के रूप में देख सकते हैं, उस क्षेत्र के अंदर पर्यावरणीय समस्याओं के रूप में देख सकते हैं। पौधों व जंतुओं की घटती हुई संख्या से प्रदूषण का प्रभाव बढ़ रहा है। पृथ्वी पर जैविक विलोपन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संगठन द्वारा तैयार लाल आंकड़ों की पुस्तक रेड डाटा बुक में विश्व की संकटग्रस्त पौधों व प्राणियों की सूची प्रकाशित की गई है। वर्तमान समय में विश्व के अनेक क्षेत्रों में कौन कौन से जीवों की प्रजातियां व वनस्पति की प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, अर्थात ऐसी अवस्था में है कि यदि उनके ओर ध्यान नहीं दिया गया, यदि उनका संरक्षण नहीं किया गया तो पृथ्वी पर से उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार के पौधों की प्रजातियां और इस प्रकार के जीवों की प्रजातियों का जो सूचीबद्ध करके उनका उल्लेख किया गया है, उस पुस्तक को रेड डाटा बुक या लाल आंकड़ों की पुस्तक कहा जाता है। कई बार ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक के अंदर किस प्रकार की सूचियों का प्रकाशन किया गया है। विश्व स्तर पर पादप व जंतुओं की 20,000 से अधिक जातियों को इसमें सूचीबद्ध किया गया। आप देख सकते हैं कि आज विश्व में लगभग 20,000 से अधिक जातियां पादप और जंतुओं की मिलाकर इस रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध की गई हैं। तो आज देखिए
कि विश्व में कितनी सारी जीव जंतुओं की प्रजातियां संकटग्रस्त अवस्था में पहुंच चुकी हैं। वन्य प्राणियों के विलुप्त होने की दर में 20वीं शताब्दी में अत्यधिक वृद्धि हुई। आप देख सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में खास तौर से वन्य प्राणियों के विलुप्त होने की दर में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। उसका कारण क्या रहा? क्योंकि इसी शताब्दी में मानव ने बहुत ही तेजी से विकास किया है, लगातार विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। जब आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो धीरे धीरे उनका दबाव पड़ता है संसाधनों पर दबाव पड़ता है, तो उसका दबाव सीधे सीधे आसपास के क्षेत्रों पर पड़ता है और वहाँ पर रहने वाले जीवों पर। क्योंकि आज यदि हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो चाहे वो किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, लकड़ी की आवश्यकता हो, ईंधन की आवश्यकता हो, खनिज की आवश्यकता हो, वो हमारे आसपास के क्षेत्रों पर निर्भर करेगी। और हमारे आसपास के क्षेत्रों में ये विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी रहते हैं और इन वन्य प्राणियों का जो स्थायी आवास है वो वन है। जब हम विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं तो सबसे पहले हम वनों का नाश करते हैं। तो एक तरह से हम देखा जाए तो इन सभी जीवों के आवास का नाश कर रहे हैं, उन्हें अपने आवास से हटा रहे हैं। जब उनके आवास हम छीन लेंगे तो उनकी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और यही कारण रहा है कि 20वीं शताब्दी में जहां मानव ने एक और बड़ी तेजी से विकास किया है तो उसका जो दुष्परिणाम पड़ा है वो अन्य जीवों की संख्या पर पड़ा है। कई बार तो वो समूल नष्ट हो चुके हैं, उनकी प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं। और आज ये देख सकते हैं आप, रेड डाटा बुक के अंदर लगभग 20,000 से अधिक विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं व पादपों की प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। ये इसी बात की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि विकास की दौड़ के अंदर पर्यावरण को बहुत ही गहरे आघात दिए गए हैं। नगरीकरण, औद्योगिकरण, कृषि विस्तार, पशुचरण, प्राणियों का शिकार व तस्करी आदि कारणों से पादप व जंतुओं की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं तथा अनेक विलुप्त होने की कगार पर हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जब कभी भी विकास होता है, नगरीकरण, औद्योगिकरण, कृषि विस्तार, पशुचारण आदि प्रकार की क्रियाएं हमें देखने में आती हैं। जहां ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार के लिए लगातार जनसंख्या नगरों में आ रही है तो नगरीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है। जब कभी जनसंख्या की वृद्धि होती है तो उसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं और आवश्यकताओं में खाद्यान्न की आवश्यकता हो, चाहे वो अन्य प्रकार की आवश्यकता है, तो कृषि विस्तार किया जाता है। पशुओं की संख्या में विस्तार, खासतौर से पालतू पशुओं की संख्या के अंदर, ताकि विभिन्न प्रकार की मानवीय आवश्यकताएं या बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताएं जैसे दूध व उससे संबंधित उत्पाद या मांस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पशुओं को पाला जाता है, जिससे पशुचारण बढ़ता है। प्राणियों का शिकार, तस्करी आदि के कारण जीवों की संख्या में बड़ी तेजी से कमी हो रही है। दुर्घटनाएं, विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं भी प्रदूषण फैलाती हैं। आए दिन होने वाली औद्योगिक व अन्य दुर्घटनाओं के कारण भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। आप देखते हैं कि जहां एक और औद्योगिक क्रांति के पश्चात विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों व धुओं से पर्यावरण प्रदूषण फैला है, तो कई बार इन उद्योगों में होने वाली बड़ी दुर्घटनाओं से बहुत बड़े स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। कई बार आप देखते हैं कि पेट्रोलियम के जो कैंटर आते हैं, टैंकर आते हैं, आप देखते हैं वहाँ से वो जल यानों के रूप में या जलपोतों के रूप में आते हैं। जब कभी भी उनमें लीकेज हो जाता है या वो डूब जाते हैं तो कई करोड़ लीटर के आसपास का ये जो पेट्रोलियम है महासागर में फैल जाता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत मोटी परत जम जाती है। उस परत के कारण कई समुद्री जीवों की मृत्यु हो जाती है, कई बार आग लग जाती है उसमें। तो भयंकर पर्यावरण ये आपदाएं सामने देखने को आती हैं। सघन आबादी क्षेत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं से जनधन हानि व पर्यावरण को अत्यधिक हानि होती है। जब कभी भी अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की दुर्घटनाएं होंगी तो वहां पर उसके हानि व दुष्परिणाम भी बड़े ही होंगे। उद्योगों से गैस रिसाव, परमाणु शक्ति गृहों से विकिरण, रासायनिक गोदामों में अग्निकांड आदि घटनाओं से प्रदूषण बढ़ता है। उद्योगों से आप हमेशा देखते हैं कि लगातार विभिन्न प्रकार के धुएं निकलते हैं। उन धुओं में कई प्रकार की हानिकारक गैसें होते हैं। परमाणु शक्ति गृहों से कई बार विकिरणों का, रेडियोधर्मी पदार्थों से लगातार विकिरण निकलती रहती हैं। जब कभी भी उनका सही ढंग से रखरखाव नहीं किया जाता तो ये आसपास के क्षेत्रों में फैलकर बहुत ही खतरनाक प्रदूषण को जन्म देती हैं। गोदामों में अग्निकांड हो जाते हैं। आग लगने से आसपास के क्षेत्रों में, उस क्षेत्र के वातावरण के अंदर भयंकर प्रदूषण फैलता है। तेलवाहक जलपोतों के दुर्घटनाग्रस्त होने से तेल फैलाव से समुद्र जल में प्रदूषण का कारण बनते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको इन तेल वाहक जलपोतों के बारे में बताया था।
खनिज तेल के कुओं में लगने वाली आग से भी पर्यावरण को अत्यधिक हानि होती है। खनिज तेल के कुओं से तात्पर्य है पेट्रोलियम के कुएं, जिन कुओं से पेट्रोलियम निकाला जाता है उन कुओं में कई बार आग लग जाती है तो उससे भयंकर पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। अन्य कारणों के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण के उपयुक्त कारणों के अलावा कुछ और ही गतिविधियां हैं जो भी कि प्रदूषण को फैलाती हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि के साथ ही मवेशियों में होने वाली वृद्धि भी प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है। गांवों व शहरों के कचरे के स्रोत भी प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। गांवों व शहरों में लगातार कचरे के ढेर बढ़ रहे हैं, ये भी प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। युद्ध व आतंकवादी गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाले घातक हथियार विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को बढ़ावा देते हैं। आप देखते हैं कि युद्ध में विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है जो कि प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। आतंकवादी गतिविधियों में विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। असाइनमेंट के रूप में आपको इस अध्याय में पर्यावरण प्रदूषण के किन्हीं 3 कारणों पर टिप्पणी लिखनी है। ये टिप्पणी 100 से 150 शब्दों के बीच में हो सकती है। आप इसे अपने नोट्स में अवश्य पूरा करेंगे। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।